2021 में जो मिनिमम वेज था जर्मनी में, इवन इफ यू आर वर्किंग इन अ मैकडोनल्ड्स और फूड डिलीवरी कंपनी, तो वहाँ पे आपको 12 यूरोस पर आवर होता है। तो 12 यूरोस पर आवर, लमसम 1000 पर आवर, विच इज़ डिसेंट इनफ। और अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, मास्टर स्टूडेंट हैं, तो जनरली ऑन एवरेज आपको 14 से 17 यूरोस पर आवर मिल जाता है। क्योंकि इंडिया में तो आप लिखते हैं आपको कोडिंग आता है, लेकिन आपको कोडिंग का टेस्ट होगा, वहाँ टेस्ट नहीं होगा। दे विल बिलीव कि आपको कोडिंग आता है। हाँ, लेकिन फिर जॉब में दिक्कत होगा ना। टेक्निकल राउंड नहीं होता। वहाँ पे आपको कॉलेज का बस इतना काम है कि आपको पढ़ाई करा देगी। आपको जॉब ढूंढना है तो आप खुद से जाइए कंपनीज में, अप्लाई करिए, वेबसाइट खोलिए, अप्लाई करिए, रिज्यूमेस भेजिए। आप अगर शॉर्टलिस्ट हुए तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। आप फिर हुआ तो जॉब, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो यू टेक केयर ऑफ इट। मैं जिस सिटी में था तो उसका अराउंड 300 टू 350 यूरोस था, तो 30,000 मान के चलिए। तो उसमें आपको एक रूम मिलेगा। वहाँ पे ये शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको सबको से एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है, तो सबको सिंगल रूम मिलेगा। तो एक होता है कि आप जब, तो एक ये बेनिफिट है अगर आप इंडिया में काम करते हैं और फिर डायरेक्टली वहाँ जाते हैं, तो मैंने देखा है कि लोग ज़्यादा कमाते हैं इन कंपैरिजन टू दोज हु हैव डन मास्टर्स फ्रॉम देयर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेस्ट एंड टेल्स विद रियम। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और पॉडकास्ट। दोस्तों, एक समय था जब फॉरेन कंट्री जाना एक सपना होता था। किसी मोहल्ले, किसी शहर में कुछ चंद लोग ही होते थे जो फॉरेन जाते थे पढ़ने या कमाई के सिलसिले में। लेकिन समय इस कदर बदला है कि आजकल फॉरेन जाना उतना मुश्किल नहीं रहा जितना पहले था। आज बहुत सारे युवा ये सपना देखते हैं कि वो अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी फॉरेन कंट्री में कर सके, जहाँ पे थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल सकती हैं उनके हिसाब से। उसी कड़ी में आज हमारे साथ है हमारे मेहमान हर्ष, जो कि अभी फ़िलहाल ही में जर्मनी से आए हैं। उन्होंने वहाँ से MBA किया है। तो ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलसिले में अभी कॉलेजेस देख रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं कि बाहर से MBA करें कि इंडिया से MBA करें, कहाँ MBA करना ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो हर्षवर्धन, टेस्ट एंड टेल्स विद रियम में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सत्यम। तो इससे पहले हम पॉडकास्ट शुरू करें, थोड़ा सा आप अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि कैसे आपकी यात्रा बचपन से लेके जर्मनी पे एंड अप हुई। हाँ, तो मैं पटना बिहार से हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग एक कॉलेज गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो हरिद्वार में है उससे की थी। उसके बाद मैंने 3.5 साल TCS में काम किया, और उसके बाद मुझे लगा कि आगे बढ़ने के लिए करियर में कुछ और तो करना पड़ेगा। तो MBA वॉज एन ऑप्शन, एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर बोथ कैट एंड GMAT। तो जब मैंने कैट की एग्ज़ाम दी तो उसके थ्रू SPJMR एक कॉलेज है मुंबई में MBA की, उससे एक कॉल आया कि एक उनका एक प्रोग्राम है विच इज़ सॉर्ट ऑफ यूनिक इन इंडिया, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम मुझे और नहीं दिखा था कोई। और एक MDI का भी है, बट दीज टू आर द ओनली वंस, जिसमें आप फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके मास्टर्स कर सकते हैं। MBA करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट था कि कम से कम 3 साल का वर्क एक्स होना चाहिए, जो कि था मेरे पास। तो यहाँ पे कॉलेजेस थी US में, जर्मनी में, फ्रांस में और एम्स्टर्डम में। तो मैंने जर्मनी डिसाइड किया कि जर्मनी वुड बी अ नाइस ऑप्शन फॉर मी, क्योंकि वहाँ का मेरा बैकग्राउंड था TCS में भी फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में काम करने का, और जर्मनी का भी वो अच्छा है। प्लस आई वॉज फैसिनेटेड बाय द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन जर्मनी। तो ये सब सोच के मैंने वहाँ अप्लाई किया। प्रोसेस वॉज समथिंग लाइक कैट स्कोर। उसके बाद आप एसेज लिखना था, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन था, मोटिवेशन लेटर्स था, फिर एक इंटरव्यू SPJMR में था, और 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू वहाँ थे EBS में। EBS था ये जो कॉलेज जिससे मैंने किया मास्टर्स MBA, यूरोपियन बिजनेस स्कूल। तो इसी तरीक़ा से हुआ। फिर 6 मंथ्स का ग्लोबल मैनेजमेंट प्रोग्राम बोलते हैं इसे, SPJMR के। 6 मंथ्स का कोर्स था SPJMR में, और उसके बाद 1.5 years का था जर्मनी में, जिसमें 1 साल की स्टडीज़ थी और 6 मंथ्स का थीसिस होता है। तो थीसिस इज़ नॉट वेरी कॉमन इन इंडिया, लेकिन जर्मनी में इवन इन बैचलर्स में थीसिस लिखना पड़ता है, जिसमें आप एक टॉपिक डिसाइड करिएगा, उसके बेसिस पे आप अपना पूरा रिसर्च करिए और उस पे अपना आप रिजल्ट्स दीजिए कि आपको क्या लगा क्या नहीं लगा।
तो वो था मेरा बेसिकली काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन कि कैसे मैं जर्मनी गया। और हाँ, तो मैं वहीं था, मेरा एमबीए 2022 के एंड में ख़त्म हो गया था। और उसके बाद फिर लास्ट ईयर इन अक्टूबर आई केम बैक टू इंडिया। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि जर्मनी मोबाइल के लिए फेमस तो है ही बहुत ज़्यादा, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी थे उस समय, यूएस में, फ्रांस में, कहाँ कहाँ एमबीए, कई सारे। मेरे ख्याल से ये टाई अप्स होंगे एस पे जी आई एम आर के, क्योंकि एस पे जैन अपने आप में बहुत अच्छा कॉलेज है। इंडिया में तो मतलब बहुत उसको आई एम्स के बराबर माना जाता है। तो कुछ टाइप्स के थ्रू आप गए थे, मतलब क्या सिस्टम क्या था वहाँ पे, मतलब थोड़ा सा उसके बारे में बता देंगे। और आपने जर्मनी ही क्यों चूज़ किया? जैसे कि जर्मनी बोला, ऑटोमोबाइल बहुत फैसिनेट करता था, यही एक वजह तो नहीं हो सकती, और भी कुछ वजह होंगी ऑब्वियसली। तो यूएसए, फ्रांस और जर्मनी में आपने जर्मनी को क्यों चूज़ किया, इसकी क्या वजह होगी? हाँ, तो कोई भी डिसीजन लेना तो इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो फॉर एनीवन आई वुड से यूएस कम्स फर्स्ट इन माइंड। जब भी आप फॉरेन जाने का सोचते हैं, पढ़ाई का बात हुआ, या फिर इवन फॉर अर्निंग पोटेंशियल, इज यूएस इज लाइक फॉर बेटर देन एनी अदर कंट्री। तो लेकिन यूएस में कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज वेरी हाई, विच वॉज एटलीस्ट फॉर मी नॉट पॉसिबल। वो इवन जस्ट फॉर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आई थिंक इट वाज क्रॉसिंग 50 lakhs। उसके बाद जर्मनी में करना was almost similar to what it would cost for an MBA in India. तो it was not very costly. हाँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग से आता है, वो एक अलग टॉपिक है, वी कैन डिस्कस। लेकिन एजुकेशन कॉस्ट वाज नॉट दैट मच। फ्रांस का कोर्स था 6 months का, जो मुझे नहीं लगा कि उतना अच्छा कोर्स होगा। नो ऑफेंस टू फ्रांस, द यूनिवर्सिटी इन फ्रांस, बट मुझे नहीं लगा कि उतना अच्छा कोर्स होगा वो। तो मैंने वो चूज़ नहीं किया। दूसरा एम्स्टरडैम था, विच वॉज आई डोंट नो, आई जस्ट डिडंट थिंक अबाउट इट, नो रीजन एट ऑल। और जर्मनी में इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है हाँ, मेरे ख्याल। जर्मनी में इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी हैं। तो यहाँ से जो हम लोग जाते थे, तो तो बैच होता था, फॉर अ बैच ऑफ लेट्स से 40 पीपल, अराउंड 15 to 20 गो टू जर्मनी। तो एक ग्रुप अच्छा बन जाता है। आप ऐसे अगर अकेले किसी फॉरेन कंट्री में जाइएगा तो स्ट्रगल्स काफ़ी होते हैं। लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री इज़ नॉट दैट ईजी। लेकिन जब आपका एक ग्रुप होता है तो फिर काफ़ी आसान हो जाता है। तो दैट वाज आल्सो अ पॉइंट विच आई कंसिडर्ड। अब वो तो हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे कि कैसा आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग जर्मनी में जाता है, कैसा आपका इंडिया में जा रहा है, क्योंकि अभी आप इंडिया में हैं। और ये लोग बिल्कुल जानना चाहेंगे कि हम लोग, क्योंकि लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है एमबीए और इन सब में, बाहर से अगर करें इंडिया की अपेक्षा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली। तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कितने तरीके हैं जिससे कि एक ग्रेजुएट अपना पोस्ट ग्रेजुएशन बाहर कर सकता है। जैसा कि आपने कैट बोला, बहुत कम लोग को इसके बारे में पता होगा, क्योंकि मोस्टली लोग जी मैट, आईएल्ट्स और ये सब एग्ज़ाम्स देते हैं, उसमें स्कोर्स आते हैं, उसके बेसिस पे उनको यूनिवर्सिटी में उनका चयन होता है। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में ब्रीफली बताइए, जो कि हमारे दर्शक देख रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि कैसे वो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल कर सकते हैं। तो बाहर जाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, इफ़ यू आर गोइंग इनटू अ साइंस फील्ड, इज जीआरई। अगर मैनेजमेंट में जाना है तो जीमैट, क्योंकि ये वाइडली एक्सेप्टेबल है, ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करते हैं ये दोनों के स्कोर। और हाँ, आईएल्स देना पड़ता है टू प्रूव योर इंग्लिश एफिशिएंसी। तो आईएल्स में अगर आपका 7.5 या 8 से ऊपर है तो इट्स गुड इनफ। नाउ कमिंग टू माय सिनेरियो, कैट से मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि होगा। आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जी मैट, आई जस्ट गेव कैट फॉर द हेक ऑफ इट। और लेकिन हो गया, वहाँ एक्सेप्ट कर रहे थे, मुझे भी नहीं पता था। जब तक मुझे कॉल नहीं आया वहाँ से, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। तो फिर मैंने रिसर्च किया, आई टॉक टू सम ऑफ द सीनियर्स, सम ऑफ द एलुमनाइज ऑफ द कॉलेज, एंड द ऑप्शन वाज, आई थॉट इट वाज गुड इनफ फॉर मी टू प्रोसीड विद इट। तो मैंने इसे डिसाइड किया। बाकी अगर लोग जाना चाहते हैं किसी और ऑप्शन से, अगर मैनेजमेंट फील्ड में जाना है तो आई वुड से हाँ, जी मैट दीजिए और आईएल्स। और अगर साइंस फील्ड में आपको मास्टर्स करना है तो जीआरई एंड आईएल्स, ये दो है, क्योंकि ये आपके पास ऑप्शंस काफ़ी हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल है ना दोनों का स्कोर। तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। तो आपकी ये फर्स्ट प्रेफरेंस थी कि बाहर से एमबीए करना है, कि ये बस बाय चांस होता गया ये प्रोसेस और आप उसको फॉलो करते गए? हाँ, ये दोनों मिक्स ही है।
तो एक तो था कि स्टार्टिंग में कि इंडिया से करना है तो आई गिव कैट, लेकिन पता नहीं काम करते करते 3 साल बीत गया और कैट दिया ही नहीं था। फिर लगा कि अब 3 साल हो गया। अब दूसरा ऑप्शन था कि 1 ईयर एमबीए जो होती है एग्जीक्यूटिव एमबीए, उसके लिए अब मिनिमम एक्सपीरियंस मांगते हैं ये लोग, 5 या 6 5 या 6 साल। तो वो फिर हो गया कि फिर अब 2 साल और काम करो। तो मेन मोटिव तो था कि ऑल्सो आई वांटेड टू गो आउटसाइड, वो तो है ही कि मैं बाहर जाना चाहता था। तो सोचा कि जीमैट दूंगा, तो जीमैट के लिए प्रिपरेशन ही हो रहा था, लेकिन सोचा लेट्स गिव कैट ऑल्सो, जीमैट के लिए कर ही रहे हैं तो कैट में एक ठीक ठाक स्कोर आ गया, तो उससे भी हो गया। तो इट वाज लाइक बोथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो एंड या थिंकिंग कि हाँ बाहर से ही करना है, तो वो भी था। और मतलब ये डिसीज़न लेना कि आप 3.5 साल ऑलरेडी एक कंपनी में काम कर चुके हैं, और आपने जो एमबीए कोर्स ज्वाइन किया वो भी बहुत वेल नोन नहीं है मेरे ख्याल से इंडिया में, और आप जो ट्राई कर रहे थे वो एग्जीक्यूटिव एमबीए 1 ईयर का, और 1 ईयर और 2 ईयर एमबीए में थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का होता है कि 2 साल आप गवा रहे हैं बिना किसी अर्निंग के, और उसकी वर्सेस 1 साल आप एग्जीक्यूटिव एमबीए कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव एमबीए ऑब्वियसली उस समय अच्छा पड़ता है क्योंकि हम लोग को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उतना नहीं पड़ता है। तो ये डिसीजन कितना मुश्किल था आपके लिए, क्योंकि हम सब एक तरह से मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, और जॉब छोड़ के फिर ये सोच लेना कि ये कॉलेज हमको बाहर जाके यूनिवर्सिटी में जाके हमारा एमबीए कराएगा, तो ये कितना मुश्किल था आपके लिए? हाँ, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट तो था, घर में सबको मनाना भी डिफ़िकल्ट था, लेकिन टॉकिंग टू द एलुमनाइज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। तो मुझे पता चला जो बाकी कंट्रीज़ में उतना आई वुड से इट्स नॉट वेरी प्रेवलेंट इन अदर कंट्रीज़, इज़ द कांसेप्ट ऑफ वर्किंग व्हाइल स्टडीइंग। ये जर्मनी में काफ़ी नॉर्मल है। तो वहाँ पे द मोड ऑफ स्टडी दैट इज़ जनरली यूज्ड इज़ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। यहाँ पे आप काम भी करिए और पढ़ाई भी करिए। तो क्लासेस पाँचों दिन नहीं होते, क्लासेस होंगे आपको 2.5 दिन या 3 दिन, और फिर आपके पास टाइम रहता है। तो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग स्टूडेंट इन जर्मनी। वहाँ पे आप 20 घंटा किसी कंपनी के साथ काम करिए, आपको वर्किंग स्टूडेंट के कॉन्ट्रैक्ट पे आप रहिएगा वहाँ पे, जब तक आपका पढ़ाई चल रहा है तब तक आप वहाँ। पेमेंट भी मिलता है उसका, हाँ, पैसा पेमेंट है अच्छा कुछ? खासा मिलता है, तो वो है, और आप वहाँ काम करिएगा। 2021 में जो मिनिमम वेज था जर्मनी में, इवन इफ यू आर वर्किंग इन अ मैकडोनल्ड्स और फूड डिलीवरी कंपनी, तो वहाँ पे आपको 12 यूरोस पर आवर होता है। तो 12 यूरोस पर आवर, लमसम 1000 पर आवर, विच इज़ डिसेंट इनफ। और अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, मास्टर स्टूडेंट हैं, तो जनरली ऑन एवरेज आपको 14 से 17 यूरोस पर आवर मिल जाता है। तो उससे रहने का तो खर्चा मिल जाता है और ठीक ठाक बच भी जाता है, क्योंकि आप सबसे पहले तो आप बाहर में, इफ़ यू आर लाइक स्टेइंग इन स्टूडेंट हॉस्टल और गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हॉस्टल्स, तो कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं होता है वहाँ पे। 300 यूरो, 350 यूरो के आसपास रेंट होता है, तो वो ठीक ठाक निकल जाता है, और आप जो कमा रहे हैं उससे आपका काम चल जाएगा। तो आप सीख भी रहे हैं काम करना, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, क्योंकि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई भी कर रहे हैं, और उसके अलावा आपको कहीं किसी पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा है, कि यू आर लाइक सेल्फ सफिशिएंट। तो ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा था जर्मनी में, जो कि बाकी कंट्रीज़ में मुझे उतना नहीं दिखा। तो ये भी एक रीज़न था जर्मनी चूज़ करने का। तो जब मैंने सारे अलमनाई से बात किया कि कैसे-कैसे हो सकता है, ऑफ कोर्स गेटिंग दीज़ वर्किंग स्टूडेंट्स इज़ नॉट दैट ईज़ी, क्योंकि वहाँ पे इंडिया ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि प्लेसमेंट होगा। वहाँ पे आपको कॉलेज का बस इतना काम है कि आपको पढ़ाई करा देगी। आपको जॉब ढूँढना है तो आप खुद से आइए, कंपनीज़ में अप्लाई करिए, वेबसाइट खोलिए, अप्लाई करिए, रिज़्यूमेज़ भेजिए। आप अगर शॉर्टलिस्ट हुए तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, आप फिर हुआ तो जॉब, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो यू टेक केयर ऑफ इट। तो इस तरह से था। और एलुमनाइज़ जितने भी सीनियर्स थे मेरे, उन्होंने बताया कि मिल जाता है। थोड़ा इनिशियल फ्यू मंथ्स थोड़ा स्ट्रगल होगा, बट मिल जाएगा, और उसके बाद इट विल बी गुड इनफ। तो सारा कुछ लेके, ऑफ कोर्स इट वाज लाइक अ लीप ऑफ फेथ, थोड़ा रिस्की तो था, लेकिन आई डिसाइडेड टू गो विथ इट बिकॉज आई थॉट कि मे बी आई कुड गेन मोर देन मे बी डूइंग एन एमबीए इन इंडिया, और वेटिंग फॉर 2 3 years मोर वर्किंग इन द सेम कंपनीज, सॉर्ट ऑफ थिंग। तो मैंने वो चूज़ किया।
तो मतलब जर्मनी में जो आपने एमबीए किया वहाँ पे ये 75% 70% अटेंडेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, जिससे कि हमारे इंडियन स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं। वहाँ पे आप काम भी कर सकते हैं, साथ साथ आप हाँ हाँ पढ़ाई भी हाँ, कर वहाँ सकते पे हैं। आपको पूरे ऐसा अडल्ट ट्रीट करेंगे। आपको आना आइए, नहीं आना नहीं आइए, लेकिन वो भी है कि क्लास पाँचों दिन नहीं होते। आप सब्जेक्ट चूज करिए, ऑफकोर्स जो आपका मेजर है वो तो रहेगा ही, उसके अलावा कुछ कुछ सब्जेक्ट चूज करने के भी रहते हैं। और आप इस तरह से अपना टाइम टेबल फिट करिए कि आपका 2 ढाई दिन में हो जाए। तो काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने, एकदम अच्छे से रिसर्च की इसके बारे में। उसके बाद आपने कोई फैसला किया कि आपको यहाँ जाना है, जो कि सबको करना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आप बाहर एमबीए या कोई भी कोर्स करने का प्लान कर रहे हैं तो आप पूरी अच्छी तरह से रिसर्च करिए, फिर वहाँ जाइए। नहीं तो मतलब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी को जानते नहीं हैं आप, आपका घर परिवार भी नहीं है, आपके दोस्त यार भी नहीं है, तो आपको अच्छे से रिसर्च करके जाना चाहिए। तो हमने आपकी जर्नी के बारे में बात कर ली, आपने कैसे ये कोर्स चूज़ किया और कैसे जो भी छात्र हैं जो चाहते हैं बाहर एमबीए करना वो कैसे कर सकते हैं। अभी जो दूसरा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के बारे में वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग, फ़ीस, एडमिशन फ़ीस कितनी लगती है, ट्यूशन फ़ीस कितनी लगती है, इन सब के बारे में थोड़ा सा। क्योंकि अ, हमारा माइंडसेट तो बहुत ग्रो हो रहा है, इंडिया ग्रो हो रहा है, हमारा इनकम ग्रो हो रहा है, लेकिन फिर भी बाहर जाने का एक वो है कि स्टीरियोटाइप है दिमाग में कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, कि बहुत ज़्यादा लोन होगा, ज़िंदगी भर हमको उतारना पड़ेगा उसको, उससे अच्छा इंडिया में एमबीए कर ले। बल्कि शायद उनको नहीं पता कि इंडिया का एमबीए भी बहुत ज़्यादा महंगा हो रखा है। अभी 25-30 लाख रुपए आपको आराम से पे करने पड़ेंगे अगर अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। आपका आपने जब एसपी जैन में इनरोल किया उसके बाद से आपका मतलब 2 इयर्स का क्या कॉस्ट आया टोटल मिला के, ये जानना चाहता हूँ। 2 इयर्स का मेरा कॉस्ट एजुकेशन फी 20 लाख के आसपास था, 20 से 22 लाख। सिक्स एंड हाफ 6 lakhs आई थिंक फॉर SPJMR, एंड 15,000 euros, जो कि अराउंड 14 लाख के आसपास होगा, 14-15। हाँ, वो था वहाँ का EBS का। बाकी कॉस्ट ऑफ लिविंग तो आपने बताया कि जॉब से। द कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ क्या होता है कि जब आप स्टूडेंट हैं और आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, स्टूडेंट वीज़ा, तो आपको उसी समय अपने 1 साल का कॉस्ट, अपने 1 साल का पूरा पैसा कि आपको रहने में कितना लगे वो दिखाना पड़ता है बैंक अकाउंट में। हाँ, जब मैं अप्लाई किया था तब था 841 euros पर मंथ। पर मंथ वो 1 साल का मिला के जो। जो भी आप इंटू 12 कर दीजिए, जो भी होगा वो आपके बैंक अकाउंट में रहना चाहिए मिनिमम, तभी आपको 1 साल का वीज़ा मिलेगा, स्टूडेंट वीज़ा। और आप वहाँ गए, उसके बाद फिर आप काम करने लगिए, तो आपका मंथली इनकम वुड बी मोर देन दैट, एंड यू कैन सस्टेन योर सेल्फ। और ये 841 euros में काफ़ी कुछ, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट क्या इनफैक्ट एनी एक्सपर्ट आउट से कंपलसरी होता है, तो वो कवर्ड होता है उसमें, 841 euros में ही हो जाता है। और उसके अलावा आपका खुद का खर्चा, रेंट हो गया, खाने पीने का आप बचा सकते हैं तो बचाइए, नहीं तो यू कैन एंजॉय एज मच एज यू वांट। रेंट का कितना आता है लमसम? हाँ, तो रेंट का अगर आप वोनंग फॉर स्टूडेंटन करके होता है कि स्टूडेंट हाउसिंग उसको बोलते हैं। हाँ, अगर आप वहाँ रह रहे हैं तो स्टेट्स पे, मतलब सिटीज़ पे डिपेंड करता है। मैं जिस सिटी में था तो उसका अराउंड 300 to 350 euros था, तो 30,000 मान के चलिए। तो उसमें आपको एक रूम मिलेगा वहाँ पे। ये शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको सबको से एक स्टैंडर्ड लिविंग मेंटेन करना है, तो सबको सिंगल रूम मिलेगा, तो वो रहता है। और उसके बाद मे बी थोड़ा कॉस्टली सिटी में ज़्यादा हो सकता है। ये हॉस्टल टाइप होता है कि? ये हॉस्टल होता है, लेकिन इट्स इज नॉट लाइक ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉलेज और एनीथिंग। उस एरिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, उसके सारे के बच्चे वहाँ रहते हैं, तो वो लोग सब रह सकते हैं, फ्रॉम बैचलर्स टू PhD सब कोई। तो उस टाइप से होता है वहाँ। ये दिक्कत होता है कि कभी कभी वहाँ पे आपको रूम नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे हो गए तो फिर मुश्किल होगा मिलने में, तो आपको बाहर रहना पड़ सकता है। तो बाहर रहने का कॉस्ट ज़्यादा होता है। बाहर रहने के लिए एक रूम का इजीली आई वुड से 500 से 600 यूरो सेकेंड टीयर सिटी में। अगर आप बड़े सिटी, फॉर एग्जांपल मेरा वीसबाडन था, विच इज़ अराउंड 30-40 किलोमीटर्स फ्रॉम फ्रैंकफर्ट। तो अगर आप फ्रैंकफर्ट, बर्लिन या म्यूनिक में, जो कि कॉस्टलियर सिटीज़ हैं, तो वहाँ आपको 700 से 800 यूरो तो लग जाएंगे मुझे लगता है। हाँ, तो वहाँ काफ़ी महंगा पड़ जाएगा अगर आप बाहर रह रहे हैं तो। तो आपको वही है कि जैसे ही आपका डिसाइड हुआ कि आपको आपको पता चल जाएगा कि आपको उसको कॉलेज में जाना, आपका हो गया है एडमिशन, क्योंकि वीज़ा वीज़ा भी करना रहता है, तो 7-8 महीने पहले से पता चल जाता है। तो आपका जैसे ही हुआ वैसे ही आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए।
तो वहाँ पे वेबसाइट होते हैं सारे के, आपको कॉलेज बता देगा कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो कॉलेजेस विल इन्फॉर्म यू। तो आप वहाँ अप्लाई करिए तो मिल जाता है। इट्स नॉट आउट से, हम लोग को तो मिल गया था, बट या अगर आप बहुत लेट कर दीजिएगा तो फिर मुश्किल है, क्योंकि उस ईयर के इंटेक के लिए भर गया होगा। तो ठीक है, रेंट हमने समझ लिया कि आपको अगर 2 टियर सिटी में रहना तो 300 से 700 यूरो तक आपको खर्च करने हैं। हाँ, 700 फॉर वन टियर वन, 300 टू 400 फॉर टियर टू। ठीक है, बाकी उसके बाद ठीक है, रेंट का तो हो गया। बाकी जो हम लोग वहाँ पे डेली के एक्सपेंसेस होते हैं, क्या बोलते हैं कि परचेजिंग पावर, परचेजिंग कॉस्ट होता है एक। तो इंडिया का जो है वो, जर्मनी का रेशियो क्या है वैसे, जैसे इंडिया और यूएस का 1/10 है। जर्मनी का से 1:3। मतलब बहुत महंगा नहीं है। बहुत महंगा नहीं है, कुछ कुछ चीज़ तो सस्ता ही है, लेकिन बहुत महंगा नहीं है। अगर आप इनिशियली जाएंगे, जैसे हम लोग गए थे, तो INR टू यूरो कन्वर्शन का रहता है दिमाग में, तो सब कुछ खरीद रहे हैं, तो खरीदे तो 200 यूरो, 200 रुपए का आलू हो रहा है, टमाटर हो रहा है 300 रुपए का, तो वो लगता है, स्टार्टिंग में लगता है, जब तक वो कन्वर्ट करने का कॉन्सेप्ट रहेगा दिमाग में। वो जब आइडिया चले जाता है उसके बाद फिर नॉर्मल ही लगता है। लेकिन हाँ, आपको नॉर्मल खाने पीने में, अगर आप खुद से बना रहे हैं घर पे, क्योंकि वहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई कुक आएगा, कोई मेड आएगा, सब कुछ खुद से करना है, तो आपका 200 से 300 यूरो में हो जाएगा सारा कुछ। हाँ, महीने का हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। और ट्रांसपोर्ट, आप जिस सिटी में आपका यूनिवर्सिटी है, आपको स्टूडेंट कार्ड मिलता है, उसके थ्रू वो फ्री होगा। हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ फ्री। एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में तो था, मेरे यूनिवर्सिटी के थ्रू मेरा फ्रैंकफर्ट तक फ्री था। तो उससे एक फ़ायदा ये क्या हो जाता है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्टली है वहाँ पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉस्टली है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लेवल काफ़ी अच्छा है। आप घर से बाहर निकलिएगा, विद इन आई वुड से 200 to 300 मीटर्स आपको बस स्टैंड मिल जाएगा। बसेस होती हैं, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, और ट्रेन्स, बसेस, सारे कुछ। और अगर आप बड़े सिटीज़ में हैं, तब तो लाइक विद इन एवरी 2 to 3 मिनट्स देयर इज़ अ ट्रैम और समथिंग, तो वो काफ़ी अच्छे रहते हैं वहाँ पे। तो आपका, हाँ, स्टूडेंट टिकट से, स्टूडेंट कार्ड से हो जाता है वो कवर। उसके अलावा और क्या कॉस्ट आएगा, उसके अलावा इंटरनेट बिल्स होता है, इंटरनेट बिल्स इज ऑल्सो लाइक 10 यूरोस और समथिंग, 10-12 यूरोस में हो जाएगा। स्पीड क्या है मतलब अगर इंडिया से? इंडिया अच्छा है, इंडिया अच्छा है, इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी अच्छा है। इसके बारे में बात करनी है बहुत सारी। तो जैसा कि अगर मैक्सिमम लेके चले, अगर किसी को मुझे हिसाब बताना है, तो 700 आप मैक्सिमम मान लीजिए यूरो आपका रेंट हो गया, 300 हो गया बाकी के एक्सपेंसेस, तो 12,000 to 15,000 में आपका, 1200 to 1500। मतलब साल का बोल, हाँ, साल का इतना 12,000 से 15,000 में, अगर आप कॉपी किताब लेके बैठे हैं और नोट कर रहे हैं, तो 15,000 यूरो में आपका साल भर का खर्चा निकल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारे हिसाब की बात, पैसे की बात। और अभी बात करते हैं कि ईज़ ऑफ लिविंग कैसा है, मतलब जर्मनी में रहना कितना आसान है, इंडिया में रहना कितना आसान है, कि दोनों में अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो आप मतलब कैसे करेंगे? स्टार्टिंग में तो थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आपको खाना खुद से बनाना है, घर खुद से साफ करना है, कोई हेल्प नहीं है। एक बार अगर गलती से किसी को बुला लिए तो द चार्जेस विल बी वे टू मच। हाँ, तो सब कुछ खुद से करना पड़ता है। अम, तो थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत होता है, लेकिन आई गेस विद टाइम सीख जाते हैं सब कोई। मैं भी था तो खुद से कर लेता था, तो वही है, मतलब हो जाता है ईज़ ऑफ लिविंग। उसके अलावा आप बोल सकते हैं, इंडिया में फूड डिलीवरी एप्स हैं बहुत सारे। इंडिया में आपको ग्रोसरी डिलीवरी के लिए है, वहाँ भी है, लेकिन वहाँ बड़े सिटीज़ में मोस्टली है। वहाँ पे फ्रैंकफर्ट, बर्लिन सब में है, लेकिन मेरे सिटी में ग्रोसरी डिलीवरी का तो कोई उतना खास अच्छा था नहीं, एटलीस्ट जहाँ मैं रहता था वहाँ नहीं था, तो हम लोग खुद से लाते थे। सुपरमार्केट वगैरह सुपर जाना मार्केट पड़ता? जाते थे, तो वहाँ पे काफ़ी फेमस है, 2-3 ऐसे, आल्डी है, रेवे है। तो वहाँ पे वो होता है कि सेम चीज़ होगा बट प्राइस लेवल अलग होगा। तो ऑल्डी इज़ अ बिग सुपरमार्केट चेन, वहाँ पे प्राइस कम होता है। रेवे में थोड़ा प्राइस ज़्यादा होता है। मतलब डीमार्ट हो गया, ऑलडी और रेवे। हाँ, उस टाइप से वही है। हाँ, तो वो था, तो हम लोग जाते थे वही ऑल्डी में, महीने भर का सामान उठा लिए, सब कोई मिल के, 3-4 लड़का या जो भी है, तो लेके आ जाते थे। तो उस टाइप से वो खुद से करना पड़ेगा। वही है कि अगर आप अकेले हैं, तो अगर आप बीमार पड़ गए या कुछ पड़ गए तो फिर दिक्कत होगा उसमें, क्योंकि ऐसा सिचुएशंस मैंने देखा है।
जहाँ पे, क्योंकि एक बाहर में ना सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है, तो हैविंग अ फ्रेंड सर्कल एटलीस्ट हेल्प्स अ लॉट। उसके अलावा और यूपीआई वगैरह हाँ, पेमेंट? पेमेंट का सिस्टम, पेमेंट में जर्मनी एटलीस्ट काफ़ी कैश बेस्ड इकोनॉमी है, तो वहाँ पे कैश पेमेंट चलता है। यूपीआई का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यूपीआई कॉन्सेप्ट इंडिया के बाहर नहीं है, यूपीआई कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिया में है। तो वहाँ पे आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स में नहीं होता वो। ये सुपरमार्केट सब में रहता है। एप्पल पे है, एप्पल पे अगर आपके पास है तो आप एप्पल पे से कर सकते हैं, और नहीं तो उसके अलावा फिर कैश, कैश ही मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं। स्पेशली अगर आप, इफ़ यू आर गोइंग एज अ टूरिस्ट, तो आई वुड सजेस्ट कि कैरी कैश, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट प्लेसेस में कैश से ही पेमेंट होता है। तो फिर अगला सवाल जो मैं अपने दर्शकों के लिए पूछना चाहूँगा कि जैसे 2 साल का एमबीए इंडिया में भी होता है, आईएम्स वगैरह कराते हैं, और जर्मनी में भी होता है, तो डिफरेंस क्या होगा? क्योंकि आपने अभी एक तो डिफरेंस बता दिया कि वहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है, जिसमें आप जॉब भी कर सकते हैं कंपनी में किसी, और साथ में पढ़ाई भी कर सकते हैं 5 दिन का। ज़रूरी नहीं है 5 दिन का क्लासेस। तो अगर आपको आइडिया है इस बात का कि इंडिया में कैसा एमबीए होता है, कैसा करिकुलम है, सिलेबस है, और जर्मनी का तो आपका आइडिया है ही, तो आप कुछ पॉइंट्स बताना चाहेंगे कि दोस्तों के साथ, अपने दर्शकों के साथ? तो मेरे एक्सपीरियंस में मुझे जो लगा है कि इंडिया बहुत थ्योरेटिकल होता है पढ़ाई। तो आपको सब्जेक्ट्स होंगे, क्लासेस होंगे उसके, क्योंकि मेरा भी एसपीजेएमआर में था। एटलीस्ट फ्रॉम द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, थ्योरी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स वेरी गुड। क्योंकि जब मैं एसपीजेएमआर में 6 महीने का कोर्स कर गया था, उसमें मेरा क्लास सुबह 8 से शाम 8 बजे तक होता था, पाँचों दिन, कभी कभी सैटरडे को भी। तो उसके बाद लगता था ना वहाँ पे कि इट्स वेरी इजी। वहाँ पे लोग एग्ज़ाम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में पढ़ना है, और हम लोगों को काफ़ी आसान लगता था, क्योंकि हम लोग को उस तरह से आदत ही था, इनबिल्ट हो गया था। तो वो एक बेनिफिट हुआ था। यहाँ पे इंडिया में मेहनती लोगों को काफ़ी बना देते हैं, और इंडिया में कंपटीशन ही इतना है कि अगर आप नहीं है हार्ड वर्किंग तो यू कैन नॉट सर्वाइव। तो ये एक बन जाता है। उसके अलावा इंडिया में जो ये प्लेसमेंट्स का कॉन्सेप्ट है ना, इसके कारण भी आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा थ्योरी पे बिलीव करते हैं, क्योंकि इट विल हेल्प इन द प्लेसमेंट ऑफ कोर्स। और कंपनीज तो आ ही रही हैं ना, तो लोगों को बाहर जाके उतना स्ट्रगल नहीं करना है कि वहाँ पे हम लोगों को 100 सीवी भेजते थे तो 2-3 रिस्पॉन्स आता था किसी कंपनी से कि हाँ यू कैन ट्राई फॉर, लाइक यू कैन कम फॉर द इंटरव्यू। तो उस टाइप से, तो ये सब थोड़ा बहुत लाइक मुझे जो लगता है कि है मेजर डिफरेंसेस। उसके अलावा एक होता है कि आपको ऑफ कोर्स आप फॉरेन में हैं, तो आप अलग अलग कल्चर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपको वो मिलेगा। आपको अलग तरह के इन्वायरमेंट में रहने का मौका मिलता है। आपका लर्निंग लर्निंग कर्व आई वुड से, क्योंकि वहाँ पे सारा कुछ आप एक्सपीरियंस करें, सारा कुछ बेसिकली प्रैक्टिकल है, तो लर्निंग कर्व उस सेंस में थोड़ा अच्छा होता है, काफ़ी स्टीप होता है। इंडिया में है कि आपका थ्योरी हो रहा है, इफ़ यू आर स्टडिंग गुड इनफ यू विल गेट गुड मार्क्स, जैसे बैचलर्स में था उससे, उसी टाइप से है मोस्टली। वहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज के लिए हमारे लिए रिटन एग्जाम्स नहीं होते, पेन पेपर एग्जाम्स नहीं होते हैं। इट्स बेसिकली व्हाट यू हैव स्टडीड यू विल प्रेजेंट इट। अच्छा, हाँ, प्रेजेंटेशन के फॉर्म। प्रेजेंटेशन के फॉर्म में प्रेजेंट, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है उसमें। यही सब मोस्टली चीज़ें उससे जो डिफरेंस लगा था, लाइक विच आई फेल्ट वाज अ बिग डिफरेंस देयर। मोस्टली क्लासेस का टाइम क्या रहता है वहाँ पे? जैसे आपने 8 से 8 बताया। तो वहाँ पे क्लासेस होते हैं कि 8 बजे भी क्लास हो सकते हैं, तो 8 से 10 होंगे, 2 घंटे के क्लासेस होते हैं। उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक होता है, फिर 2 घंटा। तो कभी कभी सुबह 8 से शाम 6 बजे तक भी हो सकता है। कभी आपका एक दिन में 2 ही क्लास हो सकते हैं, तो 2 बजे तक आप 12 बजे तक फ्री हो जाएंगे। डिपेंड करता है आपने कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ किए हैं। आपने क्या चूज़ किया था? तो मेरा बेसिकली जनरल मैनेजमेंट था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने उसे फोकस किया था थोड़ा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ। तो आपने कॉलेज का एक्सपीरियंस तो शेयर कर लिया, लेकिन आपने कुछ समय वहाँ पे नौकरी भी की है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए आप। कैसे, मतलब जैसे कि अभी बताया 100 सीवी अप्लाई करते हैं तो 2-3 शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो वो प्रोसेस कैसा था वहाँ पे कॉलेज के पास आउट होने के बाद? और क्या कोई सेपरेट उसके लिए वीज़ा परमिशन कुछ लगता है कि आपके स्टूडेंट वीज़ा में ही ये इंक्लूडेड रहता है? हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एप्लीकेशन, वहाँ पे आपको जैसे ही कॉलेज में गए हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे, आपको सीवी बनाने का कोर्सेज होगा। जो सीवी हम लोग इंडिया में बनाते हैं और वहाँ बनता है, काफ़ी डिफरेंट होता है। वहाँ पे काफ़ी डिटेल्ड वे में लिखना पड़ता है सारा कुछ। और
इट हैज़ टू बी इन अ वे कि आपका एचआर देख रहा है 100 सीवी तो आपका एक वो हाईलाइट हो। तो उस तरह से आपको कॉलेज में भी सिखाया जाएगा। बाकी आप एप्लीकेशन कर करके खुद भी ट्रायल एंड एरर से सीख जाते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है किस बेसिस पे। तो वो एक है। उसके अलावा फिर आप इंटर्नशिप और वर्किंग स्टूडेंट के लिए स्टार्टिंग से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे जाते साथ। तो वो एक चलता रहता है। तो आप जिस कंपनी में हैं फॉर एग्जांपल, उसी कंपनी में आपको फुल टाइम भी मिल सकता है जब आपका ख़त्म होगा। कैन बी परफॉर्मेंस, उसके बाद एप्लीकेशन भी करना पड़ता है तो इंटरनल एप्लीकेशन काउंट होगा, तो वो सब भी होता है। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे सीट्स कम है, इंडिया जैसे नहीं है। वहाँ पे हर डिपार्टमेंट में हार्डली 12-13 लोग होते हैं। इंडिया में तो काफ़ी होते हैं ना, वहाँ पे नहीं होते उतने। तो वो एक है कि वहाँ रहना भी चाहिए वैकेंसी। और वहाँ का इकॉनमी उतना तेज ग्रो नहीं कर रहा है, तो उसके कारण जॉब ऑप्शंस लाइक आर लेसर कंपेयर टू कंट्री लाइक इंडिया। तो प्रोसेस में हेल्प आता है कि अगर आपके एलुमनाई हैं, आपके सीनियर्स हैं किसी कंपनी में, यू कैन आस्क देम फॉर रेफरल, दैट हेल्प्स। उसके अलावा आपको बस है कि खुद से अप्लाई करना है, अंडरस्टैंड कि कंपनी क्या करती है, आपका जॉब में क्या रिक्वायरमेंट है, आपको अपना सीवी उस तरह से टेलर करना होगा। और इट विल हेल्प अलॉट अगर आपका भी एक्सपीरियंस वही है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग फॉल्स थिंग्स। क्योंकि इंडिया में तो आप लिखते हैं आपको कोडिंग आता है, लेकिन आपको कोडिंग का टेस्ट होगा, वहाँ टेस्ट नहीं होगा। दे विल बिलीव कि आपको कोडिंग आता है। हाँ, लेकिन फिर जॉब में दिक्कत होगा ना वहाँ। टेक्निकल राउंड नहीं होता। मतलब मैंने तो नहीं देखा है, तो टेक्निकल राउंड टाइप से ऐसे कुछ था नहीं। मोस्टली वहाँ पे बिहेवियरल इंटरव्यूज ही होते हैं, और पूछेंगे ऑफ कोर्स, बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं तो मैनेजमेंट में भी था, तो मोस्टली बिजनेस रिलेटेड होता है, इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस थे। उसके अलावा फिर तो वहाँ प्रोबेशन पीरियड होता है 6 मंथ्स का। तो अगर आप बोल दिया आपको आता है लेकिन आप परफॉर्म नहीं करेगा, तो वहाँ निकाल देगा कंपनी से। तो दिस इज़ वेरी कॉमन कि आपको प्रोबेशन में निकाल सकता है। हाँ, लेकिन अगर आप प्रोबेशन पीरियड सर्वाइव कर गए तो वहाँ नहीं निकालते हैं जनरली कंपनी से। वहाँ पे आई वुड से कि जॉब, आपका करियर काफ़ी स्टेबल होता है। तभी वो सुनने में आता है कि 30-35 साल एक ही कंपनी में काम करते हाँ, वहाँ पे आपको काफ़ी लोग मिल जाएंगे जो उसी कंपनी में स्टार्ट किए थे, उसी कंपनी से रिटायर कर रहे हैं। तो उस तरह का इन्वायरमेंट है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ है जो थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, स्पेशली गिवन कि प्लेसमेंट्स नहीं है, तो आपको पढ़ाई के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा वहाँ पे। हैं। तो जस्ट आफ्टर कॉलेज आपको जॉब लग गया था कि थोड़ा टाइम आपको स्ट्रगल करना? मुझे लगा था, तो मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, तो मैं उसी कंपनी में एज अ पार्ट टाइम काम करते रहा। तो एक ये था कि मैं वहाँ काम कर रहा था, और दूसरा जॉब भी सर्च कर रहा था। तो एक वो था, और फिर मुझे फाइनली जॉब मिलने में इट टुक मी अराउंड 6 मंथ्स आफ्टर ग्रेजुएशन। लेकिन था कि हाँ, फाइनेंशियली आई वाज इंडिपेंडेंट, क्योंकि वहाँ से मेरा सैलरी आता था, तो इट वाज कवरिंग माय एटलीस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग। द कंपनी वेयर आई वाज वर्किंग पार्ट टाइम, आई वाज वर्किंग देयर, सो फ्रॉम देयर आई वाज एबल टू सस्टेन माई सेल्फ, तो दैट वाज गुड इनफ। अच्छा, तो एक क्वेश्चन और मैं शायद मिस कर गया बीच में कि जो ये पार्ट टाइम जाते ही आपको अप्लाई करना पड़ता है मेरे ख्याल से एमबीए में, साथ ही में साथ जो आप कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी में अप्लाई करने के लिए, काम करने के लिए आपको कोई स्किल चाहिए होती है कि वो खुद सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, जैसे इंडिया में करते हैं? नहीं नहीं, आपको आनी चाहिए। तो आपने किस में स्टार्ट किया जैसे? तो मेरा सबसे पहले आई हैड अ बैकग्राउंड इन आईटी, so database management and all that. So I went into the field of IT service management. So it was basically the services, IT services that the company was providing to its subsidiaries and customers. So managing that, managing the KPIs, it was sort of a project management between different stakeholders. तो वो था। उसके बाद आई मूव्ड मोर इनटू अ डेटा एनालिटिक्स रोल, और फाइनली आई वाज वर्किंग इन अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट सॉर्ट ऑफ रोल। अच्छा, खुद ट्रेन किया था आपने डेटा? हाँ हाँ, वो आप खुद से सीखिए, आप अप्लाई करिए। आप इफ देयर विल बी ऑफ कोर्स इंटरव्यू, और उसमें इफ यू आर गुड इनफ यू विल बी सेलेक्टेड। तो मतलब यहाँ पे आपका जो आपने एक्सपीरियंस किया है अपने, मतलब बैचलर्स के बाद जो आपका जॉब लगा है वहाँ पे आपने जो काम किया है वो एक तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है बाहर में, क्योंकि आप वो आपको उसके बेसिस पे आप वहाँ पे जॉब ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो मेरे ख्याल से वहाँ पे काफ़ी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ, ये हेल्प तो काफ़ी करता है अगर आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है,
तो एमबीए के लिए तो मिनिमम 3 इयर्स है वहाँ पे, अगर आप जा रहे हैं तो एमबीए के लिए। लेकिन बहुत कोई मास्टर्स के लिए जाते हैं, इट कैन बी मास्टर्स इन मैनेजमेंट और इन अ साइंस फील्ड। तो उसमें यू कैन गो डायरेक्टली फ्रॉम बैचलर्स, यू डोंट नीड सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। वहाँ पे अगर आप इंटर्नशिप किए हुए हैं, इवन इन बैचलर्स आप इंटर्नशिप किए हुए हैं, या फिर आपने कोई पेपर पब्लिश किया, इफ़ यू हैव रिटन अ थीसिस, और फॉर एग्जांपल यू हैव जस्ट स्टडीड समथिंग एंड यू नो दैट यू आर गुड इन दैट, तो उस फील्ड में आप अप्लाई करिए। ऑफ कोर्स सीवी को उस तरह से टेलर करना पड़ेगा कि उसके जॉब प्रोफाइल को मैच करेगा, एंड इफ इट मैचेस यू कैन गेट अ कॉल। मैंने सुना है कि मतलब जर्मनी स्टूडेंट्स को काफ़ी अट्रैक्ट करते, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे मास्टर्स और पीएचडी के लिए जाते हैं, क्योंकि मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं जो वहाँ पे ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट के लिए तो कुल मिला के अच्छा ही है जर्मनी। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मतलब बहुत बॉदर करता है किसी तरह से स्टूडेंट्स को, कि वहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिलती होगी, क्योंकि वहाँ पे लोग जिनके पास बहुत उतना पैसा नहीं है लेकिन बाहर जाके वो नौकरी करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से अगर आपको 2-3 एग्जांपल हैं स्कॉलरशिप्स के और वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा प्रोसेस उसके बारे में बता सकते हैं, तो वो थोड़ा सा हेल्प करेगा उन स्टूडेंट्स को। तो जर्मनी में अट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं तो इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। जर्मनी हाँ, में। जर्मनी में। तो ऑफ कोर्स मेंटेनेंस चार्जेस कैन बी अराउंड 200-300 euros, बट तो न, उसके लिए एप्लीकेशन अलग होता है कि नहीं नहीं, नॉर्मल एप्लीकेशन होता है। जो आप अप्लाई करिएगा वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करिएगा तो वो सेम होता है। और फिर आपका हाँ, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी मिनिमल। हाँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग हो सकता है, तो उसके लिए भी मेरा तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी था। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ लाइक फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ बिजनेस, म्यूनिक बिजनेस स्कूल, ये सब बर्लिन में ईएसएमटी काफ़ी फेमस है। ये सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इनका कॉस्ट कैन डिफर फ्रॉम 15-20 thousand euros टू इवन 50,000 euros। तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ पे और कोर्सेज़ पे। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, अगर साइंस फील्ड में हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज से करने का बहुत ऑप्शन है वहाँ पे, क्योंकि साइंस के लिए काफ़ी अच्छा है वहाँ पे सब कुछ। तो आप मुझे जो 1-2 पता है, वो एक डार्ट करके DAAD, और एक इरास्मस मुंडस है, उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। उनका वेबसाइट होता है, उस पे आपको मिनिमम आई गेस 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस रहना चाहिए। आइल्स में कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है आइल्स का, और उसके बाद आप वहाँ अप्लाई करिए। सेम प्रोसेस है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए, आपका मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, फिर वहाँ अप्लाई करिए। उसके थ्रू मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वो यूज़ करते हैं। इफ़ यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर दैट, देन यू कैन गेट अ स्कॉलरशिप। आपने जैसा कि बताया गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कुछ वहाँ पे कॉलेज अच्छे होंगे, कुछ थोड़ा सा मीडियम लेवल के होंगे। तो लेकिन जैसा कि ये पूरा एटमॉस्फेयर ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग का है, जहाँ पे क्लासेस उतनी मैंडेटरी नहीं है। क्लासेस मैंडेटरी हैं, लेकिन मतलब मैंडेटरी इन द सेंस अटेंडेंस उतना ट्रैक नहीं होगा, बट मतलब जाना तो चाहिए। हाँ। डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं कि अच्छा कॉलेज है, क्योंकि प्लेसमेंट का भी आपने बोला, प्लेसमेंट का भी कॉलेज एड नहीं करता है, तो बाहर से अप्लाई करना, क्योंकि इंडिया में कॉलेज अच्छा है कि बुरा, इसका पैमाना प्लेसमेंट्स है। आईएम्स बोलते हैं कि 30 लाख एवरेज सैलरी दे रहे हैं, हम इतना दे रहे हैं, उतना दे रहे हैं। तो वहाँ पे कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं कि अच्छा कॉलेज है, ये बेकार कॉलेज है, मीडियम कॉलेज है? तो अगर इंडियन स्टूडेंट कोई सर्च कर रहा है तो उसको क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए? एलुमनाई नेटवर्क हेल्प्स अ लॉट। अगर आपका यूनिवर्सिटी पुराना है उस तो मतलब उसमें काफ़ी एलुमनाई होंगे। आप जो कोर्स करने जा रहे हैं वो कोर्स वहाँ का फेमस है, वो पता चल जाएगा। आप नेट पे सर्च करिएगा तो पता चल जाएगा वो कोर्स फेमस है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे कोर्स वहाँ ऑफर करते हैं एक ही यूनिवर्सिटी, तो आपको वो पता चलेगा। और फिर एक जनरल, मतलब इन माय एक्सपीरियंस आई वुड नॉट से दैट कॉलेज मैटर्स अ लॉट देयर, क्योंकि सारे कॉलेज को इक्वल ही मिलता है। लेकिन होता है, जैसे अगर फ्रैंकफर्ट में आप फ्रैंकफर्ट बिजनेस स्कूल से हैं तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ नोन कॉलेज, तो आपके सीवी में दिखेगा तो लोगों को ध्यान तो आ जाएगा कि हाँ, फ्रैंकफर्ट बिजनेस स्कूल से है, ये अच्छा कॉलेज है। आप म्यूनिक यूनिवर्सिटी से, या टीयू होता है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी वहाँ पे, विच इज़ कंसिडर्ड लाइक द टॉप मोस्ट, लाइक द आईआईटी ऑफ इंडिया। तो टीयू से अगर आप हैं, किसी भी टीयू से, तो उस एरिया के टीयू के बारे में सबको पता है। तो वहाँ पे अगर आप कंपनीज को अप्लाई कर रहे हैं तो इनको तो ध्यान तो आ ही जाएगा कि टीयू से है।
तो उसी तरीक़ा से एक होता है हॉक्सशुला। हॉक्सशुला लिटरल ट्रांसलेशन तो हाई स्कूल होता है, लेकिन हायर स्टडीज़ मानते हैं उसको वहाँ पे। हाँ, हायर स्टडीज़ के लिए। तो हर प्रोमिनेंट सिटी में एक हॉक्सशुला होता है। हॉक्सशुला भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आप हॉक्सशुला से साइंस कोर्सेज़ काफ़ी अच्छे-अच्छे मैंने देखा, मतलब कुछ-कुछ थे मेरे फ्रेंड्स जो वहाँ से कर रहे थे। वहाँ का भी करियर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छा है। वहाँ से अप्लाई करने के बाद पढ़ाई अच्छा होता है, तो यू कैन एप्लीकेशन तो सबके लिए सेम ही है वहाँ पे। आप सीवी बनाइए, अप्लाई करिए, सेलेक्ट होगा तो आपको इंटरव्यू देना है। तो ये प्रोसेस सबके लिए सेम है। लेकिन हाँ, पढ़ाई के लेवल में आई वुड से हॉक्सशुला आप हाँ, सबसे पहले तो टीयू, उसके बाद हॉक्सशुला, उसके बाद इफ़ यू आर गोइंग इन फॉर लेट्स से एमबीए, तो 3-4 हैं कॉलेजेस, फॉर एग्जांपल ईएसएमटी बर्लिन, फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ बिजनेस, म्यूनिक यूनिवर्सिटी, देयर इज़ वन कॉल्ड डब्ल्यूएचयू, वो भी काफ़ी अच्छा, और फिर मेरा ईबीएस, ईबीएस इज़ आल्सो डिसेंट। तो ये सब हैं जो कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ, इफ़ यू आर गोइंग देयर, थोड़ा स्ट्रगल तो है लेकिन यू कैन गेट अ गुड जॉब। तो दोस्तों, कॉलेजेस के नाम और सब की जानकारी हर्ष ने दे दी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इंडिया में बैठे बैठे अगर अप्लाई करना हो तो आपको कॉलेज की वेबसाइट पे जाना होगा डायरेक्ट, और वहाँ से अप्लाई करना हाँ, होगा। कॉलेज के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ देखिए क्या है एप्लीकेशन प्रोसेस, और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्कॉलरशिप जानना चाहते हैं तो इरास्मस मुंडस और डीएएडी करके है, वहाँ के उसके थ्रू भी होता है काफ़ी सारा एप्लीकेशन, तो वो भी एक चेक कर सकते हैं। और भी कुछ-कुछ है, लेकिन मतलब उतना तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी अप्लाई नहीं किया ये सब चीज़। तो हाँ, काफ़ी बातें करी एमबीए से लेके आपके जॉब तक। तो जैसे जॉब कोई इंडिया में कर रहा है, एक सर्टेन एक्सपीरियंस लेवल पे, समझ लीजिए 5 साल का एक्सपीरियंस लेवल, और वही 5 साल का एक्सपीरियंस लेवल पे जर्मनी में भी काम कर रहा है, तो मतलब पे स्केल का डिफरेंस कितना आ जाता है? और जैसा कि हमारा माइंडसेट है कि बाहर जा रहे हैं, यूरो डॉलर कमा रहे हैं, तो 2-3 लाख रुपये महीना बचा रहे हैं, तो रिश्तेदार सोचते हैं कि बहुत अमीर हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सच है कि मिथ है? यूरोप के लिए मुझे नहीं लगता कि ये काफ़ी एक्सटेंट तक सच है, क्योंकि वहाँ टैक्स काफ़ी कटता है। अच्छा, कितना टैक्स है वैसे? टैक्स बेसिकली जितना आप कमा रहे हैं उतना कटेगा, मतलब बढ़ते जाता है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल मास्टर्स एमबीए किया है, तो एवरेज सैलरी विच यू कैन एक्सपेक्ट इज अराउंड 50 to 60,000 euros, कैन बी मोर कैन बी लेस, बट आई एम टेलिंग अबाउट द एवरेज। और उसमें आपका अराउंड 40%, अराउंड 40, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन अराउंड 40% मान लीजिए। तो अगर आप 60,000 euros कमा रहे हैं तो यू विल एक्सपेक्ट कि आपको 5,000 euros आएगा, बट इट कम्स अराउंड 3, तो 3 हो जाता है। और कन्वर्टिंग दैट इनटू आईएनआर 80 मान के, 85-80 मान के चलिए, तो 2.5 लाख के आसपास, हाँ 2.5 लाख हो जाएगा। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे, अगर आप उस समय आप कमा रहे हैं तो आप स्टूडेंट हॉस्टल में नहीं रह सकते, आप बाहर रहिएगा। इफ़ यू आर रेंटिंग, chances are that you will be working in one of the top cities like Frankfurt, Berlin, Munich, Hamburg or something like that. आपने क्या काम किया था? फ्रैंकफर्ट में था, लेकिन मेरा नज़दीक था विस्बाडन, तो आई वाज लिविंग इन विस्बाडन। तो फ्रैंकफर्ट में या कोई भी ये बड़े सिटीज़ में आपका 1 BHK का रेंट विल कम समथिंग अराउंड 1,200 to 1,700 euros. आधी सैलरी। तो हाफ ऑफ योर सैलरी विल गो देयर। उसके बाद हाँ, खाने पीने और बाकी तो यू कैन मैनेज कि हाउ मच यू वांट टू स्पेंड ऑन दैट। और फिर तो है, तो सेविंग्स विल नॉट बी एज मच एज यू एक्सपेक्ट। ऑफ कोर्स अगर आपने लोन लिया है जाने के लिए वहाँ पे फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग और ये सब, तो यू कैन पे दैट ऑफ इजीली, क्योंकि एटलीस्ट यू विल बी सेविंग आई वुड से अराउंड 50,000 to 1 लाख, तो वो हो जाएगा। बट हाँ, it's not like US where you are earning like अंधा पैसा आ रहा है, बरस रहा है पैसा 150,000 पैसा। euros or 150,000 US dollar or something like that। तो वो कम है, और यहाँ पे ग्रोथ रेट भी काफ़ी स्लो होता है। मैंने जो सुना है अपने दोस्तों से वो है कि 5% 6% एनुअल ग्रोथ है, तो काफ़ी कम हो जाता है। टैक्स कटने के बाद आपका इन हैंड मंथली 100 euros बढ़ा, तो कोई खास तो डिफरेंस नहीं आया। तो यहाँ सब कुछ कुछ है। वहाँ पे पे स्केल का डिफरेंस, इंडिया में पे स्केल का डिफरेंस है कि once you are in a like a middle manager level,
फ्रॉम व्हेन यू स्टार्टेड इन अ जूनियर लेवल, पे स्केल काफ़ी डिफर कर जाता है। और वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे स्टार्ट में अगर फॉर एग्जांपल यू डिड अ बैचलर्स और यू स्टार्टेड एट 40-45, मास्टर्स में मैनेजर लेवल पे यू विल गेट अराउंड 60-65, मे बी लकी 70। आईटी में थोड़ा डिफरेंट है, देयर आर आईटी कंपनीज ऑफ कोर्स, गूगल सब में तो काफ़ी मिलता है, लेकिन इन जनरल। अच्छा, आप मैनेजमेंट का बता रहे हैं, आईटी में वहाँ पे ज़्यादा। हाँ नहीं, इफ़ यू आर कोर आईटी डेवलपर, जैसे इंडिया का सीन है कि इफ़ यू आर इन माइक्रोसॉफ्ट गूगल तो ऑफ कोर्स ज़्यादा काफ़ी होता है, तो उस तरह से वहाँ भी है। उसको हटा दीजिए, वो एक्सेप्शंस है। इन जनरल आई एम सेइंग कि जो भी जर्मन कंपनीज या हैं वहाँ पे, मोस्ट ऑफ द लाइक कॉमन कंपनीज, उनका यही है concept। तो एक होता है कि आप जब, तो एक ये बेनिफिट है अगर आप इंडिया में काम करते हैं और फिर डायरेक्टली वहाँ जाते हैं, तो मैंने देखा है कि लोग ज़्यादा कमाते हैं इन कंपैरिजन टू दोज हु हैव डन मास्टर्स फ्रॉम देयर। अच्छा। क्योंकि इंडिया से वहाँ ले जाने के लिए इफ़ यू आर अर्निंग लेट्स से 30 एलपीए इन इंडिया, तो पे पैरिटी को थोड़ा कंपेयर करने के लिए वहाँ दे विल गिव यू अराउंड 90 to 100,000 यूरोस। लेकिन इंडिया से अगर आप एमबीए फॉर एग्जांपल वहाँ जाके आप एमबीए किया, आपके पास 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आप वहाँ जाके गए तो उस कंट्री में आपके पास ज़ीरो एक्सपीरियंस है। आप ऑफ कोर्स यू विल नॉट स्टार्ट एज अ टोटल बिगिनर, लेकिन वहाँ पे जो 6-7 साल काम कर चुका होगा उसके कंपैरिजन में आपका नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो इंडिया में है। वहाँ का वर्क कल्चर टोटली, नॉट से टोटली अलग, लेकिन काफ़ी अलग है। तो वो सब चीज़ थोड़े डिफ़र कर जाते हैं, और यू विल नॉट गेट दैट मच ऑफ अ सैलरी जो आप वहाँ डायरेक्ट इंडिया से जा रहे हैं तो आपको जो मिलेगा। और वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, वर्क मतलब लाइफ बैलेंस काफ़ी कंपैरेटिव अच्छा है। इंडिया से कंपेयर हाँ करें तो? काफ़ी अच्छा, वो एक चीज़ है जो वहाँ काफ़ी अच्छा है। आप 9 to 5 आपका है ना, 5 after 5 o'clock आप बंद कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप आपका लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ, आपको जो करना है करिए। वीकेंड्स पे यू डोंट हैव टू वर्क। इंडिया में भी मोस्ट ऑफ द कंपनीज में नहीं है, बट सम इन सम ऑफ द कंपनीज इट इज। और करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन आउटडोर एक्टिविटीज़, जर्मनी और I'd say यूरोप इन जनरल इज ऑन द हेल्थियर साइड बिकॉज दे डू अ लॉट ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज़। ऑप्शंस काफ़ी रहता है, ट्रैकिंग सब काफ़ी फेमस है वहाँ पे। आप इवन लाइक ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस बिकॉज connectivity is really good. So inside Europe, you can just hop on a train and go to any country. कहाँ कहाँ घूमे आप वहाँ पे फिर? मैं तो घूमा था, मैं 10-12 कंट्रीज आई हैव कवर्ड। लेकिन हाँ, ट्रैवल इजी है। आप दूसरे कंट्री में जाइएगा तो हर कंट्री का अपना अपना नुमांसेस होता है, अपना कंट्री का अलग है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो उसके हिसाब से यू विल हैव टू से थोड़ा पहले से आप पढ़ लीजिए आप जिस कंट्री में जा रहे हैं कैसा होगा वहाँ पे। लेकिन हाँ, ओवरऑल इट्स ईजियर टू ट्रैवल इन कंपैरिजन टू इंडिया, और those are like famous places which you would want to visit, so why not? हाँ, तो आपने इतनी सारी कंट्रीज घूमी, तो आप सबसे फेवरेट कंट्री कौन सी लगी? मतलब कुछ ऐसा नाम बताइए जो लोगों ने ना सुना हो क्योंकि आप बोलेंगे स्विट्जरलैंड, पेरिस, ये सब तो मतलब नोन है। तो कुछ ऐसी कंट्री या जगह जहाँ आप गए और आपको बहुत अच्छा लगा, मतलब आपने सोचा कि यार ये कितना सुंदर है। इटली में एक सिटी है फ्लोरेंस, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इटली इन जनरल इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल। इटली का फूड काफ़ी अच्छा है। इटालियन विच यू ईट एट अदर प्लेस इन इटालियन व्हाट यू ईट इन इटली इज़ वेरी डिफरेंट, वो है। और जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि जितने भी रेनेसां के पेंटर्स, आर्टिस्ट, फिलोसफर्स थे, इट्स अ कोइंसिडेंस कि सारे कोई अलग टाइम पे बॉर्न हुए हैं लेकिन सारे फ्लोरेंस में हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे आपको रोड पे घूमते घूमते डेविड एंड गोलायत का मिल जाएगा स्टैचू। आपको डेविड एंड गोलायत का स्टैचू मिल जाएगा, और उस तरह से काफ़ी पेंटिंग्स, फेमस पेंटिंग्स सब मिल जाएंगे। स्ट्रीट फूड इज़ नॉट लाइक स्ट्रीट फूड इंडिया, लेकिन ऑफ कोर्स फूड कोर्ट टाइप होता है, और काफ़ी अच्छा है वहाँ का खाना, वो एक अच्छा था। उसके अलावा एम्स्टर्डम के पास एक सिटी है जांडाम करके। अगर आपको पीसफुल जगह पसंद है, वो उसको विंडमिल सिटी भी बोला जाता है, तो वो काफ़ी अच्छा, आप वहाँ ज़रूर जाइए। एम्स्टर्डम ओवरऑल इज़ अ रियली नाइस प्लेस। और उसके पास जैंडम इज़ लाइक 30 minutes फ्रॉम द ट्रेन,
वहाँ काफ़ी अच्छा है। उसके बाद प्राग काफ़ी अच्छा है। प्राग में आपको जो पुराने मूवीज़ में आप यूरोप देखते हैं, उस तरह का आपको यूरोप फ़ील हो सकता है। रॉक स्टार देखे थे उन्हें प्राग। तो प्राग काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा नॉर्मल आप स्विट्ज़रलैंड इज़ ऑफ कोर्स गुड। पेरिस आई हैव अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यू, आई डिडंट लाइक पेरिस। पेरिस का एक वो एरिया जो है जहाँ आईफिल टावर है, शॉन्सलीज़ा वाला स्ट्रीट है, वो सब अच्छा है। लेकिन उसके अलावा जो पेरिस सिटी है, इट्स नॉट। यूरोप इज़ नोन फॉर इट्स क्लीनलीनेस, बट पेरिस इज़ नॉट। हाँ, तो वो एक थोड़ा अलग हो जाता है। उसके अलावा नॉर्वे, आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में चले जाइए, वो एक फ़ील अलग ही देता है। तो आप इन जनरल यूरोप में घूमिएगा तो सेंट्रल यूरोप आपको एक जैसा लगेगा, ईस्टर्न यूरोप आपको एक जैसा लगेगा। तो एक थोड़ा इटली, स्पेन थोड़ा अलग हो गया। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, ये सब काफ़ी अलग आपको फ़ील होगा। आप घुसते साथ आपको डिफरेंस फ़ील हो जाता है। तो वो सब था कुछ-कुछ जो ऑफ़ कोर्स जब मैंने सोचा कि मैं यूरोप जाऊँगा तो इट वाज़ इन माय लाइक बकेट लिस्ट कि आई हैव टू ट्रैवल टू दीज़ कंट्रीज़ एंड आई वाज़ एबल टू डू दैट। सो तो ये सब या। आपके स्टूडेंट वीज़ा में ही था कि? हाँ, तो जब आप यूरोप इवन एज़ अ टूरिस्ट जाते हैं तो आपको एक शेंजन वीज़ा मिलता है। तो आप उस वीज़ा के थ्रू देयर आर फ्यू कंट्रीज़ व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन दैट वीज़ा। उसके अलावा जो भी शेंजन कंट्रीज़ उसको बोलते हैं, वहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो सेम गोज़ फॉर स्टूडेंट वीज़ा। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी में मैं था, तो स्टूडेंट वीज़ा में जो जर्मनी के शेंजन वीज़ा में जितने भी कवर्ड होते हैं, वो सारे कंट्रीज़ में जा सकता था। तो ट्रैवल इज़ वेरी ईज़ी देयर। आपको कोई वहाँ पूछेगा नहीं कि आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय प्लेन। मैं नॉर्वे गया था तो प्लेन से गया था। तो वहाँ पे भी नो वन चेक माई इवन एनी आइडेंटिटी कार्ड। इट वाज़ जस्ट सिंपल, जैसे ट्रेन में हम लोग ट्रैवल करते हैं उसी तरीके से था। तो ये काफ़ी अच्छा था। चलिए हर्ष, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर किया है, मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स हैं इंस्पायर कर रहे हैं बाहर रहने का, बाहर पढ़ने का, जो भी अगर बसने का भी कर रहे हैं, तो वो ये पॉडकास्ट देखेंगे और उनको हेल्प मिलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, और उम्मीद करते हैं कि आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी और भी बातें करेंगे। इस बार तो हम लोगों ने पूरा फोकस अपना एमबीए और जर्मनी इन सब चीज़ों पे रखा, लेकिन अगली बार हम किसी और टॉपिक पे, किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। Thanks a lot, Satyam, for inviting me on this podcast. It was really nice talking to you and sharing my experience. So yeah, hoping to meet more and talk about other things also. ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। हर्ष को बहुत जल्द मिलाएंगे तो अगली बार अपने पॉडकास्ट पे। अगर आपको कोई क्वेरी हो जर्मनी के बारे में, स्पेसिफिक जर्मनी बोलो क्योंकि हर्ष को अच्छा एक्सपीरियंस है जर्मनी का, अगर वहाँ पे आपको कुछ पढ़ना है, कुछ भी कोर्स करने जा रहे हैं, तो आप कमेंट करिए हमको, या तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम हर्ष से उसका जवाब लेके आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको अगले पॉडकास्ट पे। प्रणाम।